हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तात्रा भामीरो, आपने सुनी है क्या इनकी कहानी? अगर नहीं सुनी है तो आपके पाठ्यक्रम में आ चुकी है तात्रा भामीरो कथा चैप्टर 10 और ये क्लास 10th का ही है। तो हिंदी स्पर्श है क्योंकि ये आपका कोर्स बी का है, लेकिन ये कहानी आपके सामने लाने वाले कौन है या जिन्होंने ये लिखी है वो कौन है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेखक परिचय, और लेखक है हमारे लीलाधर मंडलोई। तो लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुणी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से यह आमंत्रित किए गए। इन दोनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार भी आपने संभाला। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण देखा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जिन्होंने लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज, आलोचना, मतलब यहाँ पर गद्य की जो विधाएं हैं, लोकगीत भी आया है एक पद की ओर लेखन की ओर प्रवृत्ति करता। आपके अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से ये सम्मानित भी हुए हैं, और वो जिनसे ये सम्मानित हुए हैं वो कृतियां कुछ इस प्रकार हैं: घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। अब आता है पाठ। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से कहानियां भी सुनने को मिलती। बिल्कुल सही बात है। कहीं की सभ्यता यदि अधिक पुरानी है तो उसके बारे में कहानियां, किस्से, कब हुई, कब पनपी, ये सभ्यता कहाँ से उत्पन्न हुई, सभ्यता के आने से क्या परिवर्तन हुए, कौन लेकर आया, उसकी संबंधित कौन सी घटनाएं, ये बिल्कुल हमें सुनने में आती हैं। किस्से जरूरी नहीं है कि सचमुच उस रूप में घटित हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। हर एक बात सुनने और पढ़ने में ज्यों का त्यों, क्योंकि देखिए जब कोई घटना घट जाती है और लिखने वाला वहां उपस्थित नहीं है, उसने सुनी हुई घटना लिखी है या वहां देखी हुई घटना नहीं लिखी है, तो उस देखी हुई घटना और सुनी हुई घटना में काफी अंतर हो जाता है। बहुत कुछ बातें हम सुनी हुई लिखते, और आपको पता है कि सुनी हुई बातें कुछ यहाँ बोली जाती हैं, कुछ वहां बोली जाती हैं, और वो बात की बात में क्या बन जाता है, तो जो बात ज्यों के त्यों देखी गई है उससे कई भिन्न भी होती हैं। कई किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। इतना अवश्य है कि जब भी कोई संदेश दिया जाए, उस कहानी, उस घटना, उस सभ्यता से संबंधित, तो उसमें कोई ना कोई संदेश हमें होगा कि आखिर ये क्यों बताया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। कुछ किस्से हैं जो कि मशहूर हैं लीलाधर मंडलोई ने, जिनको फिर से लिखा भी है। प्रस्तुत पाठ तात्रा भामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल मतलब जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा। मतलब ये जो कहानी है वो एक द्वीप समूह, एक छोटे से द्वीप की कहानी है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें, मतलब विद्वेष जो घृणा थी, आपस में जो चिढ़ थी, ईर्ष्या थी, वो अपनी जड़ें गहरी कर रहा था उस क्षेत्र के लोगों के मध्य। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए, मतलब लोगों के अंदर जो घृणा थी उस घृणा को जड़ से हटाने के लिए एक जोड़े ने अपना बलिदान दे दिया था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयां की गई है। मतलब तात्रा भामीरो की कहानी यहाँ पर बताई गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि प्रेम, एक दूसरे से मोह होना, एक दूसरे से प्रेम होना, स्नेह होना, ममत्व होना, वो एक दूसरे को जोड़ के रखता है। आज अपनी फ्रेंड से मिलना है, भाई से मिलना है, अपनी भाभी से मिलना है, अपने पापा से मिलना है, मामी से मिलना है, मामा से मिलना है, उनके अपने भाई कजन जो भाई बहन है उनसे मिलना है। ये क्या है? एक दूसरे के प्रति प्रेम है, इसलिए प्रेम हमारे आपसी संबंध को बढ़ाता है। लेकिन वहीं चिढ़ हो जाए तो जहां बातें करने में गैप आ जाता है वहां बहुत सारी दूरियां बढ़ जाती हैं। तो बढ़ जाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता? बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। और समाज को एक प्रेम में बांधने के लिए किसी युगल ने
किसी जोड़े ने जब बलिदान दिया तो क्या समाज याद नहीं रखेगा उसको? बिल्कुल याद रखा गया और उस बलिदान को व्यर्थ भी नहीं जाने दिया। यही वजह है कि तत्कालीन मतलब वर्तमान समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। जिस द्वीप पर दो युगल ने मतलब एक ये जोड़े ने जब बलिदान दिया कि वहां के लोगों के मध्य छाई घृणा दूर हो जाए, तो उस द्वीप के लोग आज भी उन्हें बड़े गर्व से याद करते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबारी जनजाति है इसलिए इसको निकोबार कहते हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, अंडमान और निकोबार। इनके विभक्त होने में एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। आखिर ये क्यों अलग हुए या क्या इनके अलग होने का था, उसकी एक कहानी भी है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। जब ये द्वीप जुड़े हुए थे अंडमान निकोबार, उसका नाम था तांत्रा। जो वहां पर एक शक्तिशाली युवक जिस गांव में रहता था उसका नाम था युवक का तांत्रा। निकोबारी तांत्रा निकोबारी उसे मतलब जो निकोबारी लोग थे वो उसको बड़ा प्रेम करते थे तांत्रा को। तांत्रा एक नेक और मददगार मतलब ईमानदार और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए वो तैयार रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं बल्कि समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना वह अपना कर्तव्य समझता था। मतलब बहुत दयालु प्रवृत्ति का था, लोगों की मदद करता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित भी था, बहुत जाना पहचाना भी था। सभी उसका आदर करते थे, वक्त मुसीबत में उसको स्मरण मतलब याद करते थे और जब भी तात्रा को बुलाया जाए तब वह दौड़ा भागा पहुंच जाता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना पसंद करते थे। देखिए, इस तरह के व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा। लोगों की मदद करे, लोगों से अच्छा बोले, मदद के लिए हमेशा तैयार बना रहे, तो ये और ईमानदार हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को हर एक इंसान पसंद करता है। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। मतलब वहां की जो पारंपरिक पोशाक थी वो तो पहनता ही था कमर में, लेकिन एक लकड़ी की तलवार भी वो रखता था। लोगों का मत था, लोगों का मानना था, बावजूद लकड़ी होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। भले वो तलवार लकड़ी की थी लेकिन उसमें कुछ शक्ति थी उस तलवार में। तात्रा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उनका दूसरों के उपयोग भी और मतलब अलग भी नहीं होने देता और ऐसा भी नहीं कोई भी उस तलवार का उपयोग कर लेता, दूसरों को उपयोग भी नहीं वो करने, दूसरों के सामने उसका उपयोग नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। मतलब वो तलवार किसी के सामने उपयोग नहीं करता था, उसमें कुछ ऐसी लेकिन शक्तियां थी। तात्रा की तलवार एक विलक्षण रहस्य था। एक शाम तात्रा दिन भर के अथक परिश्रम, दिन भर की मेहनत परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। मतलब क्षितिज कहाँ, जब हम समुद्र का अंतिम छोर देखते तो लगता है कि बिल्कुल आसमान झुका हुआ है, वो दोनों पृथ्वी और ये मिलने को जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको क्षितिज कहते हैं। तो वहां पर क्या था, सूरज डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें मतलब हवाएं चल रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाट शनैः शनैः धीरे धीरे क्षीण होने को थी, कम हो रही थी। उनका मन शांत था। विचार मग्न तात्रा समुद्री बालू मतलब समुद्री रेत पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया।
गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। मतलब जब सब कुछ शांत था, सूरज डूबने को था, लहरों में ठंडी हवाएं वहाँ पर बह रही थी, पक्षियों की चहचहाट कम होने लगी थी, वो अपने घरों को लौट रहे थे, चारों जो आसमान है वो रंग बिरंगा सा हो रहा था, तभी एक गाने का स्वर उसके कानों में पड़ता है। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खो देता। इतना अच्छा गाना सुनने को मिल रहा था। लहरों के एक प्रबल बेग से उसकी तंद्रा, जब गाने की आवाज आई तो एकदम मग्न हो गया, लेकिन एकदम लहर तेज आई तो उसका ध्यान जो था वो भंग हो गया, टूट गया। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से वह गीत सुनाई दे रहा था। वह विकल मतलब व्याकुल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ती है जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एक टक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। मतलब जो लगातार उस स्थान को या उस सौंदर्य को, सुंदरता को देख रही थी जहां पर सूरज डूब रहा था। उस रंग बिरंगे चित्रण को देखकर एक टक होकर उन्हें देखते हुए वो गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार रस होता है, एक श्रृंगार गीत था, मतलब एक रोमांटिक कह सकते हैं हम, ऐसा एक गाना था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। उस लड़की को नहीं पता चला कि कोई अजनबी मुझे लगातार देख रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। अचानक पानी आ गया ऊपर, भूल गई। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, थोड़ा रिलैक्स हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तात्रा ने विनम्रता पूर्वक कहा। लड़की अपने आप को संभालती जितने में उसे आवाज आ गई तात्रा की कि तुमने अपना इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर, थोड़ा सा संभाल कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। एकदम नहीं दिया अच्छे से जवाब। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण क्या है? तुमने क्यों बोला कि मैंने अपना गाना क्यों रोक दिया? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ। तुम मेरे गांव के नहीं हो, तुम किसी और गांव के हो, तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर क्यों दूं? मैं आपको नहीं जानती, यह तुम भी जानते हो कि मैं जवाब नहीं दूंगी। तात्रा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने अपना प्रश्न फिर से दोहरा दिया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। वो मतलब वो लड़की डांट देती पर इतना सुध-बुध खोया कि फिर से कह देता गाओ ना, जो गा रही थी। तुमने बहुत प्यारा कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, भामीरो ने कहा, मतलब उस युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। जिस गांव में वो रहती थी युवती, उस गांव का नाम था लपाती। वो कह रहे मैंने तो तुमको यहाँ कभी नहीं देखा। तात्रा मानो सम्मोहित हो गया, उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय की। मतलब जब हम किसी भी आवाज में या किसी भी बात में खो जाते हैं तब हमें सामने वाले की आवाज कम सुनाई देती है। तो उसे लड़की क्या कह रही है नहीं सुनाई देता। वापस उसने वही बात रिपीट की कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ। युवती झुंझला उठी कि मैं कुछ कह रही हूं, ये सुन ही नहीं रहा है। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए बड़े कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद होती है, मतलब तुम्हारी जिद की हद होती है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूं कि आखिर तुम कौन हो और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी और तात्रा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई। मैं सुध-बुध खो बैठा। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तात्रा ने व्यवस्था में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर लगातार केंद्रित थी। देखे जा रहा था उसको वो। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। उसने बड़ा अटक की लड़की ने नाम दिया बामीरो। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पुनः पहुंच गई। बामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? तात्रा ने याचना भरे स्वर में कहा कि कल भी तुम मिलोगी ना यहाँ आकर? नहीं, शायद कभी नहीं, बामीरो ने अनमयसकता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ, मतलब अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ी।
पीछे तात्रा के वाक्य गूंज रहे थे, बामीरो मेरा नाम तात्रा है, मतलब वो पीछे से चिल्लाता जा रहा था, मेरा नाम तात्रा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, तुम्हारा रास्ता देखूंगा, जरूर आना। मतलब उसमें सुध-बुध में वो खो गया, कोई सुध-बुध नहीं रही उसकी बातों में, उसके चेहरे को देखकर वो खो गया और अपनी बात कह डाली। बामीरो रुकी नहीं, भागती रही, तात्रा उसे जाते हुए निहारता रहा। बामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तात्रा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी, मतलब वो भी नहीं चाहती थी कि वो मतलब उससे बात ना करे, लेकिन एक झूठा दिखा रही थी वो। झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद कर दिया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया कि मैं उसके बारे में ना सोचूं। बार बार तात्रा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता कि कैसे वो कह रहा था कि कल मिलने आना। तात्रा के बारे में उसने कई कहानियां सुन रखी थी, क्योंकि तात्रा अपने गांव में इतना प्रसिद्ध था आसपास भी कि लोग उसके बारे में अच्छी बातें करते थे। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तात्रा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। जो कहानियां सुनी थी उस हिसाब से तो बड़ा साहसी युवक था, पर आज उसने उसको इस रूप में देखा, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। मतलब लड़कियां सोच लेती हैं कि ऐसा होगा, ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए, ऐसा जीवन साथी हो, तो उसने जैसा सोचा था तात्रा बामीरो बहुत कुछ वैसा ही था। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। उस समय परंपरा थी कि स्त्री लड़की किसी दूसरे गांव के युवक से विवाह नहीं करेगी, प्रेम नहीं करेगी, तो अतएव उसने भूल जाना ही श्रेष्ठ है। वो कह रही दूसरे गांव के जब पुरुष से मैं अपना कोई मेल मिलाप नहीं कर सकती तो उसे भूल जाना ही श्रेष्ठ होगा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। तात्रा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्मेश याचक की तरह निर्मेश मतलब बिना पलक झपकाए याचक की प्रतीक्षा में वह डूबा हुआ था कि ये आएगी। किसी तरह रात बीत गई, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी तात्रा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, जैसे उसने पूरा जीवन काटा हो। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि वो इतना विचलित था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी था। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की ओर समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। बामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह उसे भारी लग रहा था। उसके भीतर एक आशंका दौड़ भी रही थी, आएगी कि नहीं। अगर बामीरो नहीं आई तो वो सोच रहा था। वह कुछ निर्णय नहीं कर पाया, सिर्फ प्रतीक्षारत था। कुछ सोच तो पता नहीं था आएगी कि नहीं, पर बस इंतजार कर रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी, मतलब कभी भी उम्मीद टूट सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता, सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और थोड़ी और आगे आती गई, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वह बामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी और अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती, फिर तेज कदमों से चलती हुई तात्रा के सामने आकर वह ठिठक गई, रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों के में कहीं खो गया, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक बामीरो को एकदम से याद आया कि रात हो रही है। वह घर की तरफ दौड़ पड़ी। तात्रा अब भी वहीं खड़ा था, एकदम निश्चल। दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे की तरफ देखते ही रहे। दोनों रोज अब प्रतिदिन का रूटीन बन गया। दोनों रोज शाम के समय पहुंच जाते, मूर्तिवत एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखते रहते। बस भीतर ही भीतर समर्पण था, अंदर ही अंदर जो कुछ था वो अंदर ही था। लपाटे के कुछ युवक ने इस मूक प्रेम को भांक लिया, कुछ लोगों ने देख भी लिया, और खबर हवा की तरह बह उठी कि बामीरो लपाटी ग्राम की थी और तात्रा पासा का। दोनों का संबंध असंभव था। रीति अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। यदि दोनों प्रेम संबंध में भी बनते हैं या विवाह संबंध में बनते हैं तो दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक है। बामीरो और तात्रा को समझाने और बुझाने के कई प्रयास किए गए। लोगों ने कई बार उन्हें समझाया, किंतु दोनों अपने निर्णय पर अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे और अफवाहें फैलती रहीं। उन दोनों ने मिलना नहीं छोड़ा। कुछ समय के बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। वहां पर पशुओं का एक पर्व मनाया जाता है। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है।
वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। पशुओं का प्रदर्शन होता है, पशुओं के साथ इंसानों का भी उनके साथ प्रतियोगिता होती है, नृत्य संगीत होता है, भोजन भी होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्र होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। तात्रा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें बामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी कि वो आएगी या नहीं। यहाँ नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा करीब जाकर पहचानने की कोशिश की। वह बामीरो थी। भय बस सामने आने में वह झिझक रही थी, क्योंकि वो पासा का प्रोग्राम था। उसकी आंखें तरल थी, ओंठ कांप रहे थे। तात्रा को देखते वह फूट फूट कर रोने लगी। तात्रा विवल हो गया। आखिर ये क्यों रो रही है? कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। तात्रा किम कर्तव्य विमूढ़ था, एकदम शांत। बामीरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो गई। जब ये रो रही थी तो वहां पर उसकी माँ बामीरों के रुदन स्वरों को सुनकर बामीरों की माँ वहां पहुंच गई और दोनों को, तात्रा बामीर को एक साथ देखकर माँ क्रोध में आ गई बहुत अधिक। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी पहुंच गए। आखिर ये क्या हो रहा है? बामीरों की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने तात्रा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग तात्रा के विरोध में आवाज उठाने लगे। तात्रा के लिए यह बहुत असहनीय था। जहां गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे, आज उसके बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। बामीरो अब भी रोए जा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। तात्रा भी गुस्से से भर उठा। उसने जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वहीं अपनी असहता पर भी खींच था। मतलब जहां वो इस परंपरा को तोड़ नहीं पा रहा था, वहीं वह अपनी कि क्यों मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, इस पर उसे क्रोध भी था। बामीरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। बामीरों का रोना उसे और तकलीफ दे रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ, मतलब तलवार का जो हिस्सा पकड़ने का होता है, उस पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। तलवार निकाल दी। वो हर किसी के सामने तो निकालता नहीं था, पर आज उसने तलवार निकाली। कुछ सोचता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे कि आखिर ये क्या करने वाला इस तलवार से, क्योंकि इसमें दैवीय शक्ति थी। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर, मतलब पूरी ताकत से धरती में उसे तलवार को खोप दिया और ताकत से उस तलवार को खींचते हुए आगे बढ़ता गया। वह पसीने से नहा उठा। सब घबरा गए। वह तलवार को अपनी तरफ खींच रहा था, मतलब ऐसे उसको लगा के और ऐसे अपनी तरफ खींचते हुए वो चला आ रहा था और दूर तक पहुंच गया और वो हाँफ रहा था, मतलब लंबी सांसें उसकी चल रही थी। अचानक वहां एक लकीर खिंच गई। वहां का और लकीर खिंचने के बाद एक दरार भी होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बट रही हो, क्योंकि उसमें दैवीय शक्ति थी। एक गड़गड़ाहट हुई बड़ी तेज और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तात्रा धरती को मानो क्रोध में काटता चला जा रहा था। सभी भयाकुल मतलब डर गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी। वे सिहर उठे, मतलब डर उठे। उधर बामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, मतलब उसी तरफ वो दौड़ती जा रही थी। तात्रा तात्रा तात्रा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। तात्रा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, मतलब उसने ऐसी लाइन खींच दी कि तात्रा दूसरी तरफ पहुंच गया। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ, मतलब दो टुकड़े करता हुआ, जैसे ही वो अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो भागों में बंट चुका था। एक तरफ तात्रा था तो दूसरी तरफ उस द्वीप के बामीरो खड़ी थी। तात्रा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। मतलब जो द्वीप पर समुद्र तात्रा खड़ा था, वो जाके समुद्र में डूब रहा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा कि मैं जहाँ जो कटा हुआ है उसको पकड़ लूं, किंतु पकड़ ढीली हो गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। उसके मुख से सिर्फ एक ही चीख उभर कर उठ रही थी, बामीरो बामीरो बामीरो। उधर बामीरो भी तात्रा तात्रा ता ता र पुकार रही थी। ये दोनों की आवाज थी, क्योंकि तात्रा नीचे की तरफ डूबता जा रहा था। तात्रा लहूलुहान हो चुका था, अचेत होने लगा, बेहोश होने लगा। कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं आया। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था, मतलब थोड़ा सा बस जुड़ा था, लेकिन वो नीचे धंस रहा था। बहता हुआ तात्रा कहाँ पहुंचा?
बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर बामीरो पागल हो उठी, वह हर समय तात्रा को खोजती हुई उसी जगह पहुंच जाती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह एक तरफ अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु सुराग न मिल सका। वह परिवार से हट गई, लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं पर भी वो भी नहीं मिली। तो आज ना तात्रा है और ना ही बामीरो है, किंतु उसकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई देती है। निकोबारियों का मत है कि तात्रा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए हैं उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी संबंध बनाने लग गए। तात्रा बामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। दोनों तो मर गए, दोनों ने अपने आप को अलग कर दिया, इस परंपरा को वो दोनों तोड़ नहीं पाए, लेकिन उन दोनों के जाने के बाद वहाँ के लोगों ने दोबारा ये घटना नहीं घटने दी और अब आपसी गांव दूसरे गांव से भी वो वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। तो तात्रा बामीरो एक प्रेम कथा थी। तात्रा बामीरो एक परंपरा को, एक रूढ़ परंपरा को हटाने की कथा थी, जहां पर अपनी परंपराओं में बंधकर उन दोनों ने स्वयं को तो अलग कर लिया, दोनों तो नष्ट हो गए, लेकिन एक नई परंपरा को जन्म दे दिया कि दूसरे गांव से भी संबंध बनाए जा सकते हैं। तो ये जो मंडलोई के द्वारा लिखी हुई तात्रा बामीरो की कहानी, ये बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत कुछ सिखाने वाली है कि रूढ़िवादी वो परंपराएं जो कोई मतलब की नहीं होती, आखिर उन्हें एक साथ झेलने और उनको आगे तक ले जाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर तात्रा बामीरो का जो पाठ हमने पढ़ा समझा वो यहीं समाप्त है, लेकिन अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि अभ्यास बाकी है। तो अगला वीडियो में लेकर आऊंगी अभ्यास के साथ। आज के लिए तात्रा बामीरो को याद रखिएगा, मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ। थैंक यू सो मच।